तो जब बिहार में विनोबा जी गांव-गांव पदयात्रा करने लगे, भूदान मांगने लगे और जयप्रकाश जी भी उस आंदोलन में कूद पड़े, तो एक बड़ा माहौल बन गया और लगा कि जैसे जनता जग गई है और एक दूसरे से मिल करके कैसे हम अपना समाज चलाएंगे, उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ग्रामदान जगह जगह मिलने लगे, भूदान तो मिलता ही था। तो पहले मैं भूदान की बात करता हूँ कि उस समय बिहार और झारखंड एक साथ था। तो 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक ये भूदान आंदोलन पर जोर दिया गया और कुल मिलाकर करीब 25 लाख एकड़ ज़मीन बिहार को में प्राप्त हुई विनोबा जी के नाम से। ये सारी ज़मीन विनोबा जी के नाम से दान में हुई और योजना थी कि ये ज़मीन फिर भूमिहीनों में बांट दी जाएगी और बांटी जा रही थी। दान प्राप्त भी हो रहा था, बँट भी रहा था। सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही थी। सरकार के जो नेता थे, मंत्री थे, वो भी पदयात्रा में शामिल हो रहे थे। विनोबा जी ने कहा कि मेरी जो पदयात्रा है वो 2 तरह से पदयात्रा है। एक तो पैदल यात्रा है, गांव-गांव जा कर के घूमना है, और दूसरी तरफ ये पद यात्रा है, यानी पद के लिए यात्रा है। अगर पद पाना है, इलेक्शन में जीतना है, तो आप हमारी पद यात्रा में शामिल हो जाइए, तो आपको पद ज़रूर मिलेगा। तो ये रुतबा था उस समय भूदान आंदोलन का कि अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको चुनाव जीतने में मदद मिलती है। इस तरह का एक माहौल था और ये भूदान आंदोलन का प्रभाव था। तो कुल मिला के बिहार में 25 लाख एकड़ ज़मीन प्राप्त हुई। 12-15 साल जो भूदान आंदोलन चला तो उसकी अंतिम परिणति ज़मीन प्राप्ति की दृष्टि से 25 लाख एकड़ ज़मीन प्राप्त हुई। लेकिन फिर बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो बिहार का जो हिस्सा था उसके हिस्से करीब 6.5 लाख एकड़ ज़मीन आई। बाकी ज़मीन और बाकी का हिस्सा झारखंड में चला गया। अब मैं अपनी बात को बिहार से पर केंद्रित रखूँगा, क्योंकि बात को समझना है तो समझने में आसानी होगी। क्योंकि मैं बिहार भूदान कमेटी का चेयरमैन था, तो मेरी जानकारी भी बिहार के बारे में ज़्यादा है। तो कई जानकारी है जो सभी जगह के भूदान पर लागू है, लेकिन बिहार केंद्रित बात होगी। तो यहाँ 6.5 लाख एकड़ ज़मीन प्राप्त हुई। ये जो ज़मीन की प्राप्ति थी, इसमें 5-6 या लीजिए 10 ऐसे होंगे जिनको आप बड़े ज़मींदार कह सकते हैं। दरभंगा महाराज ने 1.25 लाख एकड़ ज़मीन दान दी। एक गोपालगंज ज़िले में बेतिया राज था, तो बेतिया राज ने तो कोई ज़मीन दान में नहीं दी। लेकिन एक राजा थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बाद में याद आएगा तो कह दूँगा, उन्होंने भी 1 लाख एकड़ ज़मीन दान में दी। बाकी 100 एकड़, 500 एकड़, 400 एकड़, 300 एकड़ ज़मीन देने वाले लोग, इनकी संख्या 12-15 से ज़्यादा नहीं थी। बाकी जो ज़मीन थी, करीब समझिए 3 लाख एकड़ ज़मीन, वो देने वाले छोटे किसान थे, जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ ज़मीन थी, 15 एकड़ ज़मीन थी, 2 एकड़ ज़मीन थी। 2 एकड़ ज़मीन वालों ने भी दान दिया, 2 कट्ठे दान दिया, 1 कट्ठा दान दिया, ऐसे भी लोग थे। एक महिला है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, उसने तो उसके पास करीब 2 कट्ठा ज़मीन थी कुल, जिसमें उसका घर भी था, उसने 1 कट्ठा ज़मीन दान में दे दिया। तो ऐसी भावना बनी थी और इस तरह का पार्टिसिपेशन भूदान आंदोलन में हुआ था। तो ये मानना कि ये बड़े लोगों ने ही ज़मीन दान दी थी, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे लोगों ने भी अपनी दान दी, और एक तरह से दान देने का माहौल जो है कि भाई संपत्ति मेरी नहीं है। विनोबा जी कहते थे कि सबय भूमि गोपाल की, यानी ये संपत्ति सबकी है, सबकी, ये भगवान की है। भगवान की है मतलब सबकी है, सबका इसमें हिस्सा है बराबर का। तो ये एक भावना बैठी, और जिसके पास जो था तो थोड़ा बहुत लोग दान देते ही थे। तो भी बहुत लोग रहे जिन्होंने दान नहीं दिया होगा, अलग बात। अब इसका वितरण कैसे होगा, तो सरकार के सामने तो ये बात स्पष्ट थी, और तो बिना कानून के ज़मीन का वितरण हो नहीं सकता है। ये कोई लड्डू तो है नहीं कि खिला दिया। अगर ज़मीन मिली है तो वो भी कानून के अंतर्गत मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, और जिसको दी जाएगी उसको भी कानून के अंतर्गत दी जाए कि फिर कोई उसको उससे छीन नहीं सके। तो कानून इसके लिए ज़रूरी था। तो 1954 में बिहार सरकार ने भूदान एक्ट बनाया, भूदान एक्ट 1954,
ये उसको कहा जा सकता है। उसमें फिर संशोधन वगैरह हुए बीच में, लेकिन मूल एक्ट जो है 1954 में बना था। उसमें एक तो जो ज़मीन दान में मिली वो कानूनन कैसे दान में प्राप्त हुई। अगर दान में प्राप्त हो गई तो फिर उसको देने वाला वापस अपने मन से नहीं ले सकता है। अपने मन से दे, लेकिन ये समझ ले कि दिया तो दिया, फिर उसको हमने जब चाहा तब वापस ले लिया, ये नहीं हो सकता है। इस तरह का कानून बना, दान पत्र बना कि दान पत्र जो था वो एक कानूनी कागज़ माना गया। और इसी तरह से जब वितरण किसी को किया जाएगा तो उसके लिए कानून बना कि आपको ज़मीन दी गई, आपके बाद आपका वारिस इस ज़मीन का हकदार होगा, लेकिन इस ज़मीन का उपयोग आप स्वयं करेंगे। अगर आप इस ज़मीन का उपयोग नहीं करते हैं, आप कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं नौकरी करने लगते हैं और ये ज़मीन भी आप अपने कब्जे में रखिए, तो ये नहीं हो। अगर आप कहीं और चले गए, ज़मीन का उपयोग आप नहीं करें, तो ये ज़मीन दूसरे भूमिहीन को दे दी जाएगी, क्योंकि भूमिहीनों की संख्या बहुत है। तो भूदान की ज़मीन भूदान कमेटी की रहेगी, जो एक्ट के अंतर्गत कमेटी का गठन किया गया, भूदान कमेटी की रहेगी। और भूदान कमेटी जिसको वितरित करेगी वो उपभोग के लिए, उपयोग के लिए वितरित करेगी। और अगर उपयोग नहीं होता है उसके द्वारा, तो फिर उसका दूसरे भूमिहीन को उस ज़मीन को दिया जा सकता है, ताकि उसका सदुपयोग होता रहे। तो कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया। अब इसमें और भी कानून किए बने कि भाई जिन्होंने ज़मींदार परिवार ने ज़मींदार बन करके ज़मीन दान दी, लेकिन ज़मींदारी तो उनका पहले ही का उन्मूलन हो गया था, ज़मींदारी तो उनकी पहले चली गई थी, तो फिर वो उस ज़मीन में से दान कैसे दे सकते हैं। लेकिन ज़मींदारी उन्मूलन तो कागज़ पर हुआ था, वो वास्तव में व्यवहार में अभी हुआ नहीं था, और बड़े हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़मींदारों के कब्ज़े में ही थी। तो जब भूदान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने वही ज़मीन सब दान में देना शुरू की जो उनके पास थी और कब्ज़े में थी। तो इसको भी एक कानूनी रूप देने के लिए सरकार ने बनाया कि ठीक है, कानूनन ज़मींदारी का उन्मूलन हो गया है, लेकिन फिर भी अगर ज़मींदार दान देते हैं तो उसको भूदान में स्वीकार किया जाएगा, और फिर वो भूदान कमेटी की ज़मीन हो जाएगी और भूमिहीनों में बांट दी जाएगी। तो ये तो वितरण की बात हो गई। लेकिन अब इसमें आखिर आदमी ही है और आदमी का समाज है, कई समस्याएं पैदा हुई। वितरण हो गया, फिर किसी ताकत वाले ने उसको बेदखल कर दिया। नहीं, ये तो चूँकि वहाँ कोई सर्वोदय कार्यकर्ता तो रहता नहीं था, कानून भी वहाँ निगरानी के लिए कोई बैठा तो नहीं रहता था, तो कानूनन मान लीजिए उसको मिल गई। लेकिन वो है कमज़ोर आदमी और बगल में कोई मजबूत लालची है, या जिसने दान दिया उसी के मन में लालच आ गई साल 2 साल बाद, तो वो उस ज़मीन को कब्जा कर लेता है कि तुम भागो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं, ये हमारी है, और ठीक है भूदान कमेटी आएगी, हम उसको निपट लेंगे उससे, नहीं तुम भागो। तो इस तरह से बड़ी संख्या में बेदखली भी शुरू हुई। तो ये एक तरफ बेदखली हुई, लेकिन दखल में भी बहुत सारे किसान रहे, और जिन दाताओं ने मनोभाव से दान दिया था, उन्होंने उनको कब्ज़ा दिलाया, उनको मदद की कि वो खेती कर सकें, मदद की कि वो अपना घर बना सकें। तो ऐसे भी लाखों लोग थे। तो अंत में स्थिति मैं ये देखता हूँ कि करीब 3.5 लाख एकड़ ज़मीन का वितरण हुआ। इस 3.5 लाख एकड़ ज़मीन के वितरण में करीब 3 लाख परिवार थे जिनको दान में दी गई ज़मीन। अब एक परिवार में 5 बच्चे 3 बच्चे जो हों, लेकिन औसत 1 एकड़ ज़मीन दान में दी गई। जो शुरू में ये औसत बड़ा था, 2 एकड़ 3 एकड़ भी ज़मीन दी जाती थी, क्योंकि खेती करके आप आत्मनिर्भर हो सकें। लेकिन दान देते देते जब अच्छी ज़मीनों का क्षेत्रफल कम रह गया, तो फिर ये बात आई कि चलो जिस ज़मीन पर जो बसा हुआ है, क्योंकि सारी ज़मीन खाली तो नहीं पड़ी हुई थी, खासकर बिहार का घनत्व भी ज़्यादा है जनसंख्या का, तो उस ज़मीन पर जो बसा है अगर भूमिहीन है तो उसके नाम से वो ज़मीन दे दी जाए, और कम से कम घर के लायक 10 डिसमिल, अगर 5 डिसमिल में ही घर बना हुआ है तो 5 डिसमिल, जितने पर उसका घर है उस पर उसका अधिकार मान्य करते हुए उसको लीगलाइज़ कर दिया जाए। और कुछ ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है तो उस पर भूमिहीनों को बांट दिया जाए, और कम से कम घर बासगीत के लिए, जिसको बिहार की भाषा में बासगीत कहते हैं, कि वो घर बना के रह सके, थोड़ी बाड़ी झाड़ी रहे,
तो 5 डिसमिल ज़मीन दे दी जाए। इस तरह से ज़मीन का वितरण हुआ।